नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री मोदी 8 दिन की विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं और घाना पहुंच भी चुके हैं। 8 दिन 5 देश और इससे वैश्विक संदेश क्या होगा, आज हम आपको बताएंगे। कैसे मोदी ग्लोबल नॉर्थ के बाद अब ग्लोबल साउथ पर फोकस कर रहे हैं, साथ ही कैसे एक ही दौरे से मोदी न सिर्फ चीन को जवाब दे रहे हैं बल्कि अमेरिका को भी बता देंगे कि ग्लोबल साउथ अब ग्लोबल नॉर्थ के भरोसे नहीं। आज हम आपको बताएंगे ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच अंतर क्या है। हम आपको बताएंगे कि घाना मोदी क्यों जा रहे हैं और इसके अलावा बाकी 4 देश जाने के पीछे की रणनीति क्या है। भारत क्या क्या डील करने वाला है और क्या भारत अब ग्लोबल साउथ को लीड कर इसको ग्लोबल नॉर्थ से टक्कर देने के लिए तैयार करेगा। साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी किन मुद्दों को उठाने वाले हैं, आज हम आपको बताएंगे। मोदी के 192 घंटे की यात्रा को अगले 25 मिनट में, क्योंकि यहां से निकलने वाला है मोदी का वैश्विक संदेश। 8 दिन 5 देश। सबसे पहले तो जरा देखिए मोदी का मिशन ग्लोबल कनेक्शन किस तरीके से और कैसे कैसे यात्रा होने वाली है, जरा देखिए। क्योंकि 8 दिन की यात्रा रहनी है और इसमें 5 देश होंगे जिनका दौरा प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इनमें जो पहला देश है वो घाना है। घाना के साथ अपने सांस्कृतिक रिलेशन भी बहुत ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा ब्राजील। ब्राजील के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी होंगी। वहां से आते वक्त नामीबिया और त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ये 5 देश जिनकी यात्रा प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। 8 दिन का ये पूरा दौरा, जिसमें ब्रिक्स का हिस्सा भी प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि ब्रिक्स में आई का मतलब इंडिया ही होता है। लेकिन 8 दिन 5 देश और इसमें वैश्विक संदेश क्या छिपा हुआ है, जरा देखिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 8 दिनों के लिए 5 देशों की यात्रा पर रहने वाले हैं और वो इसमें घाना पहुंच चुके हैं। वो सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना का दौरा करेंगे। घाना के बाद पीएम मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। 2014 से अब तक के 3 कार्यकाल में प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद, टोबैगो और नामीबिया में यह पहली यात्रा होगी। वही मोदी ब्राजील में ब्रिक्स समिट के अंदर भी हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन शुरुआत घाना के साथ करते हैं, क्योंकि घाना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यह कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि 3 दशक के बाद भारतीय प्रधानमंत्री घाना जा रहे हैं। 3 दशक के बाद। लेकिन इससे पहले कब कब कौन कौन घाना पहुंचा, जरा एक बार इस पर नजर डालते हैं। देखिए जरा, 1957 के अंदर पंडित नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री वो घाना के दौरे पर थे। 1995 के अंदर नरसिम्हा राव वो घाना के दौरे पर थे और 30 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के दौरे पर निकले हैं, क्योंकि इससे वैश्विक संदेश और घाना को हिंदुस्तान के साथ और मजबूती से जोड़ना यह भारत के लिए जरूरी है। क्योंकि घाना से चाइना के कई हथकंडों का जवाब मिलेगा, या यूं कहें कि चाइना इस दौरे पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि वो जानता है कि घाना के साथ भारत के रिश्तों का मजबूत होना, ट्रेड मजबूत होना, यहां से चाइना के साथ जो भारत की डिपेंडेंसी है वो कम होगी। क्योंकि कई ऐसे पार्ट्स हैं, कई ऐसे ट्रेड हैं जो हम सिर्फ चाइना से करते हैं और चाइना की एक तरीके से उसमें मोनोपोली है। उसको तोड़ने का काम घाना के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा करने वाला है। तो जरा अब घाना को समझिए, क्योंकि घाना का पूरा नाम गोल्ड कोस्ट घाना है। इसकी राजधानी एक्रो है और आबादी लगभग 3.5 करोड़ के आसपास। आप सोचिए, हिंदुस्तान के कई राज्य इससे कई 2 गुनी आबादी के साथ है, कई गुना से ज्यादा है। घाना का धर्म इस्लाम और ईसाई दोनों है। दोनों धर्म को मानने वाले लोग घाना के अंदर रहते हैं और घाना दुनिया का 7वां बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर देश है।
ब्रिटिश शासन के दौरान इसे गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता था। 1957 में ब्रिटेन से आजाद होने वाला पहला अफ्रीकी देश घाना बना था और पंडित नेहरू उस दौरान घाना की यात्रा पर निकले थे। आजादी के बाद राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा ने गोल्ड कोस्ट का नाम घाना रखा। घाना में मरने के बाद फैंसी शेप के कॉफिन बनाने का चलन है और घाना दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश भी है। लेकिन घाना मोदी और मकसद क्या है, क्योंकि 30 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और इस 8 दिवसीय यात्रा में सबसे पहले वो घाना ही जा रहे हैं और घाना में जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया उसके पीछे की कई वजह हैं। तो जरा एक बार मोटे तौर पर समझिए, घाना प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के साथ गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ाना। दूसरा जरा देखिए, दूसरा जो मकसद है वो है एनर्जी डिफेंस सेक्टर में सहयोग को मजबूती देना। तीसरा मकसद क्या है, जरा तीसरा मकसद देखिए, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य में सहयोग को बढ़ाना। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जरा देखिए, वो है अफ्रीकन यूनियन संघ संबंधों में मजबूती पर गंभीर चर्चा करना। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा कई ऐसे फैसले होंगे जो घाना के साथ भारत के रिलेशन को मजबूत करेंगे और उन्हीं में से एक है यूपीआई सिस्टम लाने पर राष्ट्रपति से बातचीत। क्योंकि घाना में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति जॉन महामा से मिलने वाले हैं और अगुवाई भी जॉन महामा ने ही की। प्रधानमंत्री मोदी जब घाना के एयरपोर्ट पहुंचे तो राष्ट्रपति जॉन महामा उन्हें रिसीव करने पहुंचे। दोनों नेता द्विपक्षीय व्यापार और रिश्तों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान एनर्जी, खेती और डिजिटल तकनीक, वैक्सीन हब डेवलप करने के क्षेत्र में भी कई एमओयू साइन होंगे। भारत का यूपीआई घाना में लाने के बारे में भी बातचीत होगी ताकि दोनों देशों में डिजिटल लेन देन आसान हो सके। मोदी और महामा एक साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के 15,000 लोगों को संबोधित करेंगे। घाना के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर भी आयोजित करने वाले हैं। और इसके पीछे की वजह है दरअसल कि भारत और घाना दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे। सुख दुख के, और जो सुख और दुख दोनों का साथी हो वही तो दरअसल सच्चा दोस्त होता है। यहां भारत और घाना के कुछ ऐसे ही संबंध हैं क्योंकि भारत और घाना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे के मजबूत समर्थक हैं। दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में मिलकर काम करते हैं। घाना भारत की यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के दावे का लगातार मजबूत समर्थन करता है। वहीं आतंकवाद और वैश्विक मुद्दों पर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। याद कीजिए कोविड-19 महामारी का दौर, भारत ने घाना को वैक्सीन और चिकित्सा मदद दोनों प्रोवाइड की थी। उस दौर में भारत ने घाना को 6 लाख कोविड वैक्सीन की मदद की थी। वहीं दोनों के बीच में अच्छा खासा ट्रेड होता है। हालांकि इस ट्रेड को जब आप रूस, फ्रांस, अमेरिका और चाइना के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बहुत छोटा नजर आएगा, लेकिन घाना एक छोटा ही देश है। उसकी आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। ऐसे में उसके साथ 24,000 करोड़ का ट्रेड अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसे अब बढ़ाया जा रहा है गोल्ड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए। लेकिन फिर भी फिलहाल जरा देखिए दोनों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो कितना हो रहा है। भारत से जो एक्सपोर्ट घाना को होता है वो 13,000 करोड़ के आसपास, और भारत में जो इंपोर्ट होता है वो 11,000 करोड़ के आसपास। 2,000 करोड़ के फायदे के साथ भारत इस डील को ट्रेड करता है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भारत को 2,000 करोड़ के आसपास का फायदा होता है। जो एक्सपोर्ट हो रही है वो क्या है? दवाइयां हैं, कृषि उपकरण है, व्हीकल है, प्लास्टिक है, स्टील है, शराब है, अनाज है और कपड़ा है, जो भारत से घाना को एक्सपोर्ट होता है। जबकि इंपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं हम सोना इंपोर्ट कर रहे हैं, कोको इंपोर्ट कर रहे हैं, कोको प्रोडक्ट्स, काजू, लकड़ी और मैगजीन एस्क, ये हम घाना से इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे भारत गांधी का देश, वैसे ही घाना भी गांधी का देश है। आप जानते हैं जैसे भारत में कहा जाता है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के दम पर आजादी दिलाई, बिल्कुल ऐसे ही घाना में भी वहां के जो गांधी है उन्होंने गांधी के विचारों को लेते हुए, आत्मसात करते हुए
शांति प्रिय तरीके से आजादी दी। दोनों में एक संबंध है, उस संबंध को जरा समझिए, क्योंकि क्वामे एनक्रुमा दरअसल घाना के सबसे बड़े नेता थे और उन्हें अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान गांधी जी के विचार पढ़े। इसके बाद घाना आकर उन्होंने कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी बनाई, देश में आजादी की लड़ाई शुरू की। एनक्रुमा ने इसके लिए अहिंसा, एकता, नागरिक अवज्ञता जैसे गांधीवादी तरीकों का इस्तेमाल किया। एनक्रुमा का मानना था कि शांतिपूर्ण आंदोलन से घाना आजाद हो सकता है और यही वजह है कि एनक्रुमा ने 1950 में पॉजिटिव एक्शन नाम से देश भर में हड़ताल की अपील की। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई और इसकी वजह रही 6 मार्च 1957 को एनक्रुमा की अगुवाई में घाना अफ्रीका का पहला देश बना जिसने ब्रिटेन से आजादी को हासिल किया। इसका असर पूरे अफ्रीका पर पड़ा, लिहाजा बाकी देशों में भी आजादी की मांग तेज हो गई और कुछ ही साल के बाद आप जरा इतिहास को पढ़िए। नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया ये वो देश थे जहां से ब्रिटिश, फ्रेंच या बेल्जियम उपनिवेशवाद से छुट्टी मिली, छुटकारा मिला, आजादी मिली, स्वतंत्रता उन्होंने हासिल की। लेकिन यह हमारा घाना के साथ संबंध, जिसमें हमारा इतिहास भी जुड़ता है, वर्तमान भी जुड़ता है, निवेश भी जुड़ता है और वैचारिक समावेश भी जुड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो यह समझिए कि वहां जा क्यों रहे हैं। दरअसल भारत के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से यह बेहद महत्वपूर्ण है और इस देश में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है, जो 19वीं सदी से भारत से गए प्रवासियों के वंशज हैं और यह डायस्पोरा भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। यह यात्रा भारत के लिए कैरेबियाई देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा करने का एक बेहतरीन अवसर है और यह यात्रा भारत को कैरेबियाई देशों में अपनी कूटनीतिक और आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने का अवसर भी देगी। डायस्पोरा के साथ मजबूत संबंध भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाएंगे, जबकि ऊर्जा और व्यापारिक सहयोग भारत की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती करेंगे। इसके अलावा कैरेबियाई देशों के साथ सहयोग भारत को वैश्विक मंचों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में समर्थन जुटाने में भी मदद करने वाला है। तो चलिए एक एक करके आपको बता दें कि त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा क्यों और उसमें भारत को क्या उपलब्धि हासिल होनी है, क्या रणनीति रहने वाली है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा डायस्पोरा के साथ जुड़ाव। दरअसल मोदी का भारतीय डायस्पोरा के साथ संवाद होगा। संवाद का कार्यक्रम है भारत की विदेश नीति का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा, बल्कि भारतीयों को विकास में भागीदारी भी बनाएगा। जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत के साथ एक बार फिर से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा जरा देखिए क्या होगा। दूसरा होगा आर्थिक और ऊर्जा सहयोग। दरअसल त्रिनिदाद और टोबैगो प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल का एक प्रमुख उत्पादक है। भारत जो ऊर्जा संसाधनों के लिए वैश्विक साझेदारों की तलाश में है, उस दौरे के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ा सकता है। इसके अलावा व्यापार और निवेश के नए अवसरों पर भी दोनों के बीच चर्चा होगी। तीसरा है दरअसल क्षेत्रीय सहयोग। भारत की सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसे हम सागर कहते हैं, उस नीति के तहत यह यात्रा कैरेबियाई क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करेगी। भारत कैरिकॉम सहयोग को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारत जहां भी जाता है वहां सांस्कृतिक आदान प्रदान होता ही होता है। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित करने वाले हैं।
जो सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगा। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना का दौरा भी करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अर्जेंटीना के दौरे के दौरान क्या अहम रहने वाला है और क्यों अर्जेंटीना को इस दौरे के दौरान भारत ने चुना है। दरअसल अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत के लिए इस क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक आर्थिक उपस्थिति को बढ़ाने का अवसर यह दौरा प्रदान कर रहा है। भारत और अर्जेंटीना के बीच व्यापार अभी काफी हद तक सीमित है, लेकिन भविष्य में इसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। भारत अर्जेंटीना से कृषि उत्पाद, खनिज और लिथियम आयात करता है। यह दौरा इन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने की भी आवश्यकता है। भारत को G20 जैसे मंचों पर दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसे हम ग्लोबल साउथ कह रहे हैं। उन देशों के लिए भारत न सिर्फ एक रोल मॉडल है, बल्कि उनको लीड करने की स्थिति में भी है और इसीलिए दोनों के बीच काफी ज्यादा अच्छे संबंध होने चाहिए। लेकिन अर्जेंटीना की यात्रा के दौरान भारत को क्या क्या हासिल होगा या प्रधानमंत्री मोदी किस सोच के साथ अर्जेंटीना का दौरा कर रहे हैं, इसे एक एक बिंदु के साथ समझते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि अर्जेंटीना के साथ हमारा व्यापार बेहद सीमित है, तो सबसे महत्वपूर्ण होगा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना। भारत अर्जेंटीना व्यापार बढ़ाने पर जोर होगा। इस दौरान कृषि, फार्मास्यूटिकल, रक्षा और लिथियम खनन सहयोग, लिथियम, ईवी और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और अर्जेंटीना के जरिए जो अभी तक लिथियम बैटरीज या ईवी के उपकरण चाइना से आते थे, ताइवान से आते थे, उसके विकल्प के तौर पर भारत अर्जेंटीना को देख रहा है। इसके अलावा हाल ही में चाइना ने भारत के साथ रेयर अर्थ मेटल का जो ट्रेड था उसको रोक दिया था। उसके विकल्प के तौर पर भी आप अर्जेंटीना को देख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मुद्दा होगा दोनों के बीच में, वो होगा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। दोनों देशों के नेताओं के साथ वैश्विक शांति जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत के वैश्विक नेतृत्व की छवि को इससे और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसके अलावा रणनीतिक साझेदारी, दरअसल दक्षिण अमेरिका में कूटनीतिक पहुंच को बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार अर्जेंटीना है। भारत को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी और कह सकते हैं कि द्वार ओपन होगा। इन सबसे इतर जिसका हम जिक्र करें, ब्रिक्स, प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के दौरे पर भी है और ब्राजील के दौरान ब्रिक्स सम्मेलन का वो हिस्सा होंगे। तो जरा ये समझिए कि मोदी का ब्राजील दौरा कितना अहम और इसके जरिए भारत क्या एजेंडे पर चल रहा है। दरअसल ब्राजील भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, विशेष रूप से ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंचों के संदर्भ में। दोनों देशों के बीच व्यापार 12.20 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल और ऊर्जा जैसे सेक्टर्स में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। ब्राजील के साथ मजबूत संबंध भारत को वैश्विक आर्थिक कूटनीतिक मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। ब्रिक्स जैसे मंच भारत को वैश्विक शासन में अपनी आवाज को बुलंद करने का अवसर भी देते हैं। ब्राजील के साथ व्यापार, निवेश, भारत की आर्थिक वृद्धि को इससे यकीनन बढ़ावा मिलेगा और इस तरफ भारत काफी हद तक फोकस्ड भी है। लेकिन जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, उसमें यात्रा के अगर मुख्य उद्देश्य को समझा जाए तो वो क्या क्या है, उसमें जो सबसे पहला बिंदु होगा वो होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की मौजूदगी अपने आप में महत्वपूर्ण है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की एकजुटता का एक महत्वपूर्ण मंच है। वैश्विक आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चर्चा होगी और ये तीनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला वैश्विक आर्थिक सुधार, क्योंकि भारत खुद 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरा जलवायु परिवर्तन, क्योंकि विकसित राष्ट्र सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं और इसलिए अगर
डेवलपिंग कंट्रीज को फोकस किया जाएगा तो जलवायु एक बड़ा इशू है और भारत इसमें ऑलमोस्ट लीडिंग पोजीशन में है, क्योंकि सबसे कम पॉल्यूशन भारत ही कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में। तीसरा, डिजिटल अर्थव्यवस्था। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जिस तरीके से घाना के साथ भी यूपीआई ट्रेड को आगे बढ़ाना चाह रहा है, भारत चाह रहा है कि बाकी देशों के साथ भी यूपीआई ट्रेड हो, क्योंकि यूपीआई ट्रेड होने से डील ऑलमोस्ट रुपए में होगी और इससे डॉलर कमजोर होगा और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती होगी, रुपए भी डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। वहीं द्विपक्षीय सहयोग को जरा समझिए, क्योंकि मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ पर चर्चा होगी। इसके अलावा एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इस मुद्दे पर भी एक बातचीत होगी और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन भी यहां किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें आर्थिक और तकनीकी सहयोग की, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि दोनों देशों के बीच फार्मा, नवीनीकरण ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे सेक्टर्स में सहयोग और ज्यादा गहरा करने पर दोनों ही देशों का फोकस होगा। इसके अलावा एक और देश नामीबिया। नामीबिया प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और यह भी 25 साल के बाद देश के कोई प्रधानमंत्री है जो नामीबिया का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की यात्रा भारत की अफ्रीका नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ तीसरी बार है जब कोई भारतीय पीएम नामीबिया का दौरा करेगा। नामीबिया के साथ भारत के रिश्ते खनन, ऊर्जा और कृषि सेक्टर में सहयोग पर आधारित है। यह दौरा अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को और ज्यादा मजबूत करने में मदद करेगा। प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से यूरेनियम, अन्य खनिजों तक पहुंच बनाने में सहायता करेगा। इसके अलावा यात्रा भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगी। अफ्रीकी देशों संग सहयोग को और ज्यादा गहरा किया जाएगा। अब एक एक बिंदु के साथ समझिए नामीबिया यात्रा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। सबसे पहला, रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में भारत की ग्लोबल साउथ रणनीति को मजबूती देगा। खनन, ऊर्जा सेक्टर्स में सहयोग को बढ़ाने पर भी जोर होगा। दूसरा, विकास परियोजनाएं। मोदी नामीबिया की संसद को संबोधित करेंगे। विकास परियोजनाओं पर इस दौरान बात होगी। बुनियादी ढांचा, शिक्षा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग। दरअसल नामीबिया के साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के 8 दिन के 5 देश और इसे वैश्विक संदेश क्या है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हैं कि अभी तक जिन डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भारत ट्रेड कर रहा था और इसकी वजह से उनकी ऑलमोस्ट मोनोपोली हुआ करती थी, उसको ब्रेक किया जाए और उसके लिए साउथ, ग्लोबल साउथ को प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ का मतलब वो देश जो गरीब, जहां शिक्षा अभी कम और जो अभी भी विकास की राह को देख रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरे हुए। उनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ उन देशों को डेवलपिंग कंट्रीज बनाते हुए डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, बल्कि उनकी अगुवाई करते हुए भारत अपने उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को भी तलाश रहा है जिनके जरिए फिलहाल उन देशों को करारा जवाब दिया जा सके जिनके साथ भारत बड़ी ट्रेड कर रहा है और वहां उनकी मोनोपोली। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।